Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are residuals, residual plot, coefficient of determination and standard error. So moving on to our very first slide. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेसिडुअल या एरर टर्म क्या होता है हमारे रिग्रेशन एनालिसिस में। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग रिग्रेशन इक्वेशंस जो फॉर्म करते हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करके हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। वो जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है और जो एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है रेसिडुअल, या हम उसको एरर टर्म भी बोल सकते हैं। तो देखिए रेसिडुअल इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू जो होगी, माइनस द प्रेडिक्टेड वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू मतलब जो वैल्यू हम एस्टिमेट करेंगे थ्रू द रिग्रेशन इक्वेशन। और कौन से वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट करी जाती है? डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट करी जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करके। सो जो ऑब्जर्व वैल्यूज होती हैं ये वो वैल्यूज होती है जो हमको क्वेश्चन में दे रखी होती है, जो डाटा कलेक्शन से पता चलती है। उसको वाई लिख रखा है यहाँ पर। हैट जो लगा हुआ है नेक्स्ट वाले वाई के ऊपर, एक्चुअली क्या होता है जो हम लोग एस्टिमेटेड चीजें निकालते हैं, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एस्टिमेटेड वैल्यू है हम उसके ऊपर हैट लगा देते हैं। तो वाई हैट इज रिप्रेजेंटिंग द एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। सो वाई हैट जो है वो वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू है और खाली जो वाई लिखा हुआ है वो ऑब्जर्व या एक्चुअल वैल्यू है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एरर टर्म कहलाएगा। फिर देखिए ईच डाटा पॉइंट हैज वन रेसिडुअल, मतलब एवरी टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू पुट वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द रिग्रेशन इक्वेशन, जब भी हम रिग्रेशन इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल की एक एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो रेसिडुअल होगा। सो बेसिकली फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या कह लीजिए फॉर ईच वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल एक रेसिडुअल होगा। फिर देखिए बोथ द सम एंड द मीन ऑफ द रेसिडुअल्स आर इक्वल टू जीरो। ये मैं आगे जो हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू सब प्रॉपर्टीज रेसिडुअल की प्रूव करके दिखाऊंगी कि जो रेसिडुअल्स निकल के आते हैं उनका सम जो है जीरो होता है। किसी चीज का सम जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मीन भी जीरो होगा। फिर देखिए अगर रेसिडुअल्स जो निकल के आते हैं उनका स्क्वायर किया जाए और फिर उसका सम टोटल लिया जाए तो ये सम टोटल जितना छोटा होगा, जितना स्मॉलर होगा, हमारी जो रिग्रेशन इक्वेशंस बनी है यानी कि हमने जो मॉडल फ्रेम किया है वो उतना ही अच्छा है, वो उतनी बेहतर तरीके से प्रेडिक्शंस कर सकता है, वो उतनी अच्छी तरीके से एस्टिमेशंस लगा सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल के। और ये रेसिडुअल इनका जो स्क्वायर है उसका समेशन जितना ज़्यादा बड़ा होगा यानी कि हमारा मॉडल, हमारी रिग्रेशन इक्वेशन उतनी ही ज़्यादा फेल हो रही है सही प्रेडिक्शंस देने में डिपेंडेंट वेरिएबल के। द पुअरर योर मॉडल फिट्स योर डाटा मीन्स द मॉडल इज नॉट एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन। A value of zero means your model is a perfect fit। देखो खाली सम ऑफ रेसिडुअल्स तो जीरो आता ही आता है, लेकिन अगर रेसिडुअल्स का स्क्वायर किया जाए और उसका समेशन भी जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने जो रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप करी थी वो एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यूज प्रेडिक्ट कर पा रही है डिपेंडेंट वेरिएबल की, किसी प्रकार का कोई वेरिएशन, कोई एरर टर्म है ही नहीं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। अब ये शॉर्ट टर्म्स देख लेना क्योंकि ये फॉर्मूलाज में आगे काम आएंगे। सो आरएसएस मतलब रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब जो रेसिडुअल वैल्यूज निकल के आती है उनका स्क्वायर करके उनका समेशन। ऑल्सो नोन एज सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल, उसको हम सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल भी बोल सकते हैं या फिर हम उसको सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स ऑफ प्रेडिक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये एक ही चीज है बेसिकली, उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म है। इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स, रेसिडुअल वैल्यूज जो आती है उनका स्क्वायर कर दो, उसके समेशन को ये नाम दिए गए हैं। और रेसिडुअल क्या है? डेविएशन ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यूज फ्रॉम एक्चुअल एम्पिरिकल वैल्यूज ऑफ द डाटा। सो जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है जो हम रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं उनके बीच का, और जो एक्चुअली हम डाटा कलेक्ट करते हैं जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एम्पिरिकल वैल्यूज, तो इनके बीच का डिफरेंस होता है रेसिडुअल। इट इज अ मेजर ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डाटा एंड एन एस्टिमेशन मॉडल। हम जो रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर वही हमारा एस्टिमेशन मॉडल कहलाता है। सो बेसिकली ये जो रेसिडुअल्स हैं और इनका जो स्क्वायर्स हैं, इनका समेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो एस्टिमेशन मॉडल है, ठीक है, और एक्चुअल में जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसके बीच में कितनी डिस्क्रिपेंसी है, हमारा मॉडल जो है वो कितनी बेहतर तरीके से प्रेडिक्शंस कर सकता है या वो फेल हो रहा है प्रेडिक्शंस करने में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड।
अब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर, वाई द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वाई, या कह लीजिए ऑब्जर्व्ड इंपीरिकल वैल्यूज ऑफ वाई, कुछ भी बोल सकते हो, माइनस वाई हैट, हैट लग गया तो मतलब एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो पूरा का पूरा मैं आपको रेसिडुअल के बारे में पढ़ाऊंगी इस लेक्चर में, इसमें याद रखना हम इस इक्वेशन के बेसिस पे चल रहे हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इसमें x हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखना, अगर ये इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई वाली ले लेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी ना आगे, ये सब चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। फॉर्मूला में जहाँ जहाँ जो है अभी मैं y लिखूंगी, फिर वहाँ वहाँ x आता चला जाएगा। सो अभी जो हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं रेसिडुअल्स का, वो इस इक्वेशन के बेसिस पे कर रहे हैं जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसी का रेसिडुअल निकाला जाएगा। सो y द एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ y, और y हैट मतलब एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो रेसिडुअल है। इसका स्क्वायर कर देंगे और समेशन ले लेंगे तो ये आ जाएगा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। It measures the goodness of fit of the line to the data. Which line? The regression line, या जिसको हम line of best fit या trend line भी बोल सकते हैं। वो जो हमारी ट्रेंड लाइन है या जो रिग्रेशन लाइन है, वो कितनी अच्छी तरीके से हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को एस्टिमेट कर सकती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट। यानी कि हमारी जो एस्टिमेटेड लाइन है, जो रिग्रेशन लाइन है, वो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के कितना क्लोज है। जितना क्लोज है गुडनेस ऑफ फिट उतना ज़्यादा है, जितना फार है गुडनेस ऑफ फिट उतना कम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द रिग्रेशन लाइन, ठीक है, और ये जो रिग्रेशन लाइन है ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज बताएगी, और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ये ऑब्जर्व वैल्यूज है, ठीक है। सो ऑब्जर्व वैल्यूज के बीच में और ये जो प्रेडिक्शन लाइन है या फिर कह लीजिए ये जो रिग्रेशन लाइन है, इसके बीच का गैप जितना कम होगा, एरर उतने कम होंगे, रेसिडुअल उतना कम होगा। मतलब कि हमारी जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो उतनी अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पा रही हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज, तो मतलब गुडनेस ऑफ फिट ज़्यादा है, हमारा मॉडल जो है वो सही तरीके से फिट हो पा रहा है इस डाटा पे, ठीक है। तो इस चीज़ का पता हमें एग्जैक्टली किससे चलता है कि रेसिडुअल्स जो हैं उनकी वैल्यूज क्या है और उनका स्क्वायर करके समेशन ले लेते हैं। तो इससे एग्जैक्टली पता चलता है कि गुडनेस ऑफ फिट ऑफ लाइन टू द डाटा कितना है, मतलब ये रिग्रेशन लाइन कितनी अच्छी तरीके से प्रेडिक्शंस कर पा रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल का एस्टिमेशन कितने अच्छे से लगा पा रही है। फिर देखिए, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन दैट फिट्स द डाटा बेटर देन एनी अदर। हमेशा एक लाइन स्पेसिफिकली ऐसी होगी जो बेहतर तरीके से डाटा को प्रेडिक्ट कर पाएगी एज कंपेयर टू अदर। इस चीज को मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगी। इन द सेंस ऑफ मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, सो लेट्स प्रूव इट थ्रू एन एग्जांपल। यहाँ पर x और y की वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। देयर आर 5 पेयर्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिया, x इंटू वाई लिया। अभी यहीं पे आके स्टॉप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो बी वाई ऑन एक्स वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, सो ये हो गया n, n मीन्स 5 पेयर्स, इनटू सिग्मा एक्स वाई दैट इज 68 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई दैट इज 28 इंटू 9 डिवाइडेड बाय n दैट इज 5 इंटू वाई ऑन एक्स है तो डिनोमिनेटर में x वाली चीजें आएंगी। सो n मीन्स 5 और यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 208 माइनस सिग्मा एक्स 28 इस पूरे का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आया 0.33। फिर जो है इसी वैल्यू को, जो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस, अगर आपको याद हो रिग्रेशन में हमने नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ी थी, 2 इक्वेशंस, उसमें कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वही किया है। सो a इज इक्वल टू सिग्मा y जो है यहाँ पर है 9, सो 9 माइनस बी वाई एक्स, ये जो आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाली दैट इज 0.33 इंटू सिग्मा एक्स दैट इज 28 डिवाइडेड बाय n दैट इज 5, ये आ गई वैल्यू माइनस 0.048। अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज नहीं लिखे हैं बिकॉज वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ रिग्रेशन। आई होप फॉर्मूलाज आपको याद होंगे और ये भी कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अब हम जो है इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं हमारा मॉडल। यही हमारा मॉडल है जिसके थ्रू हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे। सो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, सो a कितना है माइनस 0.048, ठीक है। सो ये माइनस में वैल्यू आई है। सो a प्लस बी एक्स 0.33x,
ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस रिग्रेशन इक्वेशन में x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो है वैल्यूज पुट करते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यूज एस्टिमेट करेंगे। तो ये है y हैट, ये है y की एस्टिमेटेड वैल्यूज। x की वैल्यू सबसे पहले क्या है 2, तो इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0.612 आ रही है। फिर वापस से 2 है तो वापस से 0.612 एस्टिमेटेड वैल्यू होगी y की। फिर x की वैल्यू को जब हम 6 रखेंगे इस इक्वेशन में तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 1.932। ऐसे ही जब हम 8 रखेंगे तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2.592। ऐसे ही जब 10 रखेंगे तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3.252 आएगी। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यूज आई हैं हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की। फिर देखिए अब हमें निकालना है रेसिडुअल। सो रेसिडुअल क्या होगा एग्जैक्टली, y माइनस वाई हैट, ठीक है। और वैसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप y हैट माइनस वाई करो या y माइनस वाई हैट करो, इतना कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यूज। तो ये हमारी ऑब्जर्व्ड या कह लीजिए एक्चुअल वैल्यूज थी y की, और ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं y की। दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, 0 माइनस 0.612 दैट इज माइनस 0.612, 1 माइनस 0.612 दैट इज 0.388, 2 माइनस 1.932 दैट इज 0.068। इस तरीके से सारी रेसिडुअल वैल्यूज आ जाएंगी। इसी को हम लिख सकते हैं कि ये हमारा एरर टर्म है। इसी का स्क्वायर कर लो, ये आपको वेरिएशन दिखा रहा है कि एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज में कितना वेरिएशन है, कितना डिफरेंस है। सो इसका जो है स्क्वायर ले लेंगे। सो माइनस 0.612 का स्क्वायर इज 0.3745, 0.388 का स्क्वायर इज 0.1505 एंड सो ऑन। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमको प्रूव करनी है, देखो रेसिडुअल का जो सम है वो 0 है। ये रेसिडुअल वैल्यूज है, इस कॉलम का हम टोटल करेंगे तो सम टोटल कितना आ रहा है 0। हेंस प्रूव कि जो रेसिडुअल्स का सम टोटल होता है और उनकी जो मीन वैल्यू होती है वो 0 आती है। अब ये जो एरर टर्म का स्क्वायर है मतलब रेसिडुअल्स का स्क्वायर है, ये उसकी समेशन वैल्यू निकली हुई है। अब हम एक काम और करते हैं, लेट्स टेक अनदर इक्वेशन। ये इक्वेशन तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ये रिग्रेशन इक्वेशन है जो कि हमने निकाली थी अपने डाटा से। एक रैंडम इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1, ठीक है। अब जो है इसमें x की वैल्यूज रख के y हैट यानी कि y की वैल्यूज एस्टिमेट करते हैं। सो x की वैल्यू 2, जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं यहाँ पे तो 0.5 इंटू 2, तो 0.5 इंटू 2 हुआ 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो ये आ गया 0। ऐसे ही x की वैल्यू वापस से 2 तो y हैट की वैल्यू 0। फिर जो है 6 रखो तो 0.5 इंटू 6 दैट इज 3, 3 माइनस 1 इज 2। सो इस तरीके से x की ये सारी वैल्यूज इसमें रख के हमने ये y की वैल्यूज प्रेडिक्ट करी। फिर सेम y माइनस वाई हैट यानी कि एरर रेसिडुअल निकाला। सो 0 माइनस 0 इज 0, सॉरी 0 minus, yes, 0 minus 0 is 0, then 1 minus 0 is 1, then 2 minus 2 is 0, then 3 minus 3 is 0, and then again 3 minus 4 is minus 1. यहाँ पे भी y minus y hat यानी कि रेसिडुअल का सम कितना आ रहा है आप देख सकते हैं 0। अब इसका भी स्क्वायर निकाल लेते हैं एरर टर्म्स का, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1, सम टोटल कितना आया 2। अब आप कंपेयर करो जरा, सो वी कैन कंपेयर कि यहां पर सम कितना आ रहा है एरर टर्म्स के स्क्वायर का 0.7595 विच इज लेस देन, ये कम है एज कंपेयर टू यहाँ पे एरर टर्म्स के स्क्वायर का जितना सम आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे उससे कम आ रहा है 0.7595। यानी कि ये वाली जो अपनी इक्वेशन है जिससे हमने ये वाली टेबल की वैल्यूज निकाली थी, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बेटर फिट है, ये बेटर मॉडल है, ठीक है। ये ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेडिक्शंस दे पा रही है क्योंकि इसमें एरर टर्म्स का स्क्वायर का समेशन कम आ रहा है, यानी कि ये ज्यादा बेहतर प्रेडिक्शंस दे पा रही है। तो यही चीज ऊपर लिखी हुई है, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी दैट फिट्स द डाटा बेटर देन एनी अदर। बाकी किसी भी इक्वेशन से बेटर फिट जो है हमको यहाँ पर किससे मिलेगा, इस इक्वेशन से मिलेगा, उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसी इक्वेशन के बेसिस पे एक बार x की वैल्यू को 0 रख के एक बार y की वैल्यू को 0 रख के हम रिग्रेशन लाइन या लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना सकते हैं।
सो इसी इक्वेशन से हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी, यही इक्वेशन, यही मॉडल सबसे बेहतर तरीके से हमारी वैल्यूज एस्टिमेट कर सकेगा। तो ये कह रहे हैं एक लाइन, एक इक्वेशन हमेशा ऐसी होगी जो बाकी सबसे बेटर होगी। और उसका पता कैसे लगाते हैं? इन द सेंस ऑफ मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। उसका पता हमें ये देख के लगता है कि एरर्स का जो स्क्वायर आ रहा है उसका समेशन सबसे कम होना चाहिए, सबसे मिनिमम होना चाहिए है उस इक्वेशन से जब आप वैल्यूज प्रेडिक्ट करें तो, एज कंपेयर टू अदर वैल्यूज। यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव करी है, hence proved. Moving on to next slide. देखो ये सारी जो इस तरीके की कैलकुलेशंस है, इतनी लंबी लंबी, मैं तो आगे हर चीज़ आपको कैलकुलेशंस और एग्जाम्पल से प्रूफ करके दिखाऊंगी, बट एग्जाम में इतना नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर सिर्फ आपके सामने प्रूफ करने के लिए है कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। एग्जाम में आ सकता है रेसिडुअल की वैल्यू निकालने को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालने को आ सकता है, या फिर डायरेक्टली ये जो प्रॉपर्टीज़ है कि रेसिडुअल्स का सम टोटल 0 होगा, ठीक है, और जो रेसिडुअल्स का स्क्वायर होगा उसका जो समेशन होगा वो मिनिमम होगा अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट वाली इक्वेशन है, तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट वी हैव रेसिडुअल प्लॉट। रेसिडुअल प्लॉट के बारे में मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में, लास्ट लेक्चर में जो है स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स बताए थे, एंड डेफिनेटली दैट मस्ट बी कंफ्यूजिंग। आपके लिए वो वहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग होंगे, बट मैं वहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके नहीं दिखा सकती थी, वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। अब हम प्रॉपर्ली रेसिडुअल्स ही पढ़ रहे हैं, तो मैं दोबारा से उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करूंगी और डायग्राम भी बना के दिखाऊंगी। तो देखो रेसिडुअल प्लॉट क्या है? रेसिडुअल प्लॉट एक ग्राफ है जो हमको जो है रेसिडुअल्स की वैल्यू प्लॉट करके मिलता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली ये रेसिडुअल वैल्यूज का। तो इसमें हम रेसिडुअल्स को वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पर दिखाते हैं, ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ही रेसिडुअल्स की वैल्यू प्लॉट करो, आप कई बार डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी रेसिडुअल की वैल्यूज प्लॉट कर सकते हो। बट फिर डिपेंडेंट वेरिएबल अपने पास दो तरीके के हो जाते हैं, एक द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द डाटा, है ना, और एक हो जाता है एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ प्लॉट बना लें। सो इफ द पॉइंट्स, अच्छा ये चीज बाद में मैं आपको डायग्राम पहले बना के दिखाती हूँ फिर। तो ये पुराना वाला नया क्वेश्चन नहीं है, ये जो अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन किया ना, देखो जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया उसको मैं पूरे उसमें वीडियो में आगे वही चलाने वाली हूँ, ठीक है। सो वही वाले क्वेश्चन, बस ये है कि उसमें से जो जो कॉलम इंपॉर्टेंट थे वही लिए हैं मैंने, यहाँ पे सारे कॉलम नहीं लिए। तो एक्स और वाई की वैल्यूज, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज, और रेसिडुअल की वैल्यूज वाई माइनस वाई हैट यानी कि रेसिडुअल की वैल्यूज, क्योंकि अपने को रेसिडुअली प्लॉट करना है, और अपने लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, ठीक है। सो लेट्स प्लॉट द ग्राफ। सो 0 यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज आएंगी एक्स की, और यहाँ वाई एक्सिस पर अपने को प्लॉट करना है रेसिडुअल्स। सो ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द वैल्यूज ऑफ रेसिडुअल्स, ठीक है। सो इसको हम मार्क कर लेते हैं 2, 4, 6, सो 2, 4, 6, 8 एंड 10, और इधर हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी हैं रेसिडुअल्स की, तो 0.2, 0.4, 0.6 एंड 0.8। ऐसे ही -0.2, -0.4, -0.6 एंड -0.8। सो जब x की वैल्यू है 2 तो y माइनस वाई हैट की वैल्यू है -0.612। सो 2 के करस्पॉन्डिंग माइनस में जाना है अपने को, -0.6। अब मैं पूरा नहीं ले रही, -0.612, नहीं तो प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जैक्ट, तो खाली इतना -0.6 इस तरीके से मैं प्लॉट कर रही हूँ। सो -0.6 एक पॉइंट ये आ गया रेसिडुअल का। फिर 2 पे ही है 0.3, तो पूरा 0.388 नहीं ले रही हूँ, 0.3 इस तरीके से मैं प्लॉट कर रही हूँ। सो ये आ गया 0.3। फिर जो है x की वैल्यू 6, तो इसकी वैल्यू है 0.06, तो 0.06 तो यहीं कहीं आ जाएगा। फिर जो है 8 पे है 0.4 लगभग, सो हेयर, एंड देन 10 पे है -0.2,
here approximately. ये रेसिडुअल प्लॉट बन गया. अब आप देखो, इफ द पॉइंट्स इन अ रेसिडुअल प्लॉट आर रैंडमली डिस्पर्स्ड अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, या इसको हम जीरो लाइन भी बोल सकते हैं. इसके आसपास ये जो पॉइंट्स है ये रैंडमली डिस्पर्स्ड है. देखो इधर भी पॉइंट्स आ रहे हैं, इधर भी पॉइंट्स आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में ही है या राइट में ही है, दोनों तरफ पॉइंट्स आ रहे हैं. रैंडमली डिस्पर्स्ड है, कोई प्रॉपर शेप तो नहीं बन रही है. ठीक है, सो अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज एप्रोप्रिएट फॉर द डाटा, अदरवाइज नॉन लीनियर मॉडल. तो ये वाला जो केस है यहाँ पर लीनियर वाला जो है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल ज्यादा सुटेबल रहेगा. क्यों? क्योंकि हमारी जो रेसिडुअल्स की वैल्यूज आ रही है, जो प्लॉटिंग आ रही है, वो आप देख सकते हैं कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं ले रही है. सो रैंडमली डिस्पर्स्ड वैल्यूज आ रही हैं रेसिडुअल की, तो यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा. बट ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, इसमें ले दे के 5 वैल्यूज थी रेसिडुअल की. एक्चुअल में तो वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं. तो अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ और फैक्टर्स रेसिडुअल प्लॉट के. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ये देखो, ठीक है, जब हम लोग सॉफ्टवेयर में वैल्यूज़ डालते हैं तो इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं और प्लॉटिंग होती है. तो देखो 2 तरीके के प्लॉट्स दिए हैं, दोनों रेसिडुअल प्लॉट हैं. इसमें वैल्यूज़ जो है फर्स्ट वाले में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है. भाई इधर भी है, इधर भी है, जीरो लाइन, ये जीरो लाइन है, इसके नीचे भी है, इसके ऊपर भी है. तो ऐसे केसेस में जहां रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जहां पे रैंडमली डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्स मतलब स्प्रेड है, स्कैटर्ड है, जहां रैंडमली इधर उधर आ रहे हैं रेसिडुअल की वैल्यूज, जीरो लाइन के ऊपर भी आ रही है, जीरो लाइन के नीचे भी आ रही है, तो वहां पर लीनियर मॉडल जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल. और ये सेकंड वाला केस देखो, ये यू की शेप फॉर्म कर रहा है. यहाँ पर जो है रैंडमली डिस्पर्स्ड वैल्यूज नहीं दिख रही हैं हमको रेसिडुअल की. ये देखो ऐसे आ रहा है, ये यू की वैल्यू ऑलमोस्ट यू की शेप ले रहा है. तो इस तरीके के लिए क्या होता है, लीनियर मॉडल सही नहीं है. नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगे इस तरीके की रेसिडुअल वैल्यूज़ के लिए. ये मैंने वो 2 पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाए थे, बट सिर्फ थ्योरेटिकली, जो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझ में आए होंगे. अब देखो प्लॉट के थ्रू इनको समझाती हूँ. सो नॉन लीनियरिटी इज डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हेन मोस्ट ऑफ द रेसिडुअल्स आर अबव द जीरो लाइन ऑन द प्लॉट एट सम प्रेडिक्टेड वैल्यूज एंड बिलो द जीरो लाइन एट अदर प्रेडिक्टेड वैल्यूज. यानी कि आप इस वाले केस में देखो, ठीक है, ये नॉन लीनियर वाला केस है. इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जब वैल्यूज हैं तो वो सारी की सारी वैल्यूज ये जीरो लाइन के ऊपर ही आ रही है. फिर सेंटर पार्ट के लिए बहुत हद तक सारी की सारी वैल्यूज जो है वो नीचे आ रही हैं. फिर सारी की सारी वैल्यूज जो है ऊपर की ओर जा रही है. तो ट्रेंड बन रहा है, एक तरीके का ट्रेंड बन रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स के लिए एक साथ वैल्यूज ऊपर जाएंगी, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बहुत सारे पॉइंट्स के लिए एक साथ वैल्यूज जीरो लाइन के नीचे आ रही है. इस तरीके के जब ट्रेंड्स बनते हैं, मतलब रैंडम स्कैटर्डनेस नहीं है, तब इसका मतलब नॉन लीनियरिटी शो करी जा रही है. यहाँ पे देखो क्या ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट ऊपर, 1 पॉइंट नीचे, फिर 1 पॉइंट नीचे, फिर 1 ऊपर, फिर एक जो है ऊपर, फिर एक उसी लाइन पे, फिर एक नीचे, फिर एक नीचे, फिर 2-3 ऊपर, फिर 2-3 नीचे. इस तरीके का पैटर्न है. और इसमें क्या है, पहले ऊपर है सारे पॉइंट्स, फिर नीचे है सारे पॉइंट्स, फिर ऊपर है सारे पॉइंट्स. ठीक है, तो ऐसे केसेस में नॉन लीनियरिटी डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है. नेक्स्ट, इफ द डाटा एंड द रेसिडुअल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द रेसिडुअल स्कैटर प्लॉट विल शो द मेजॉरिटी ऑफ द रेसिडुअल्स एट द सेंटर ऑफ द प्लॉट फॉर ईच वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्टेड स्कोर. अब वैसे तो ये वाला जो रेसिडुअल प्लॉट बना है, लीनियर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, इस चीज़ को बताने के लिए, उसके लिए जो है प्रेडिक्टेड स्कोर की वैल्यूज़ के साथ बनाना चाहिए. ऑल्दो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ के साथ बना रहे हैं, तो बनाया डिपेंडेंट वेरिएबल की जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती है, जो प्रेडिक्टेड स्कोर होता है, उसके साथ भी रेसिडुअल प्लॉट बनाया जा सकता है. विद सम रेसिडुअल्स ट्रेलिंग ऑफ सिमेट्रिकली फ्रॉम द सेंटर. इस चीज़ को भी आप समझो. यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैक्सिमम वैल्यूज़ ये देखो सेंटर में लाई कर रही हैं, लगभग मतलब क्लस्टर्ड है काफ़ी हद तक. लेकिन फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि इस साइड वैल्यूज़ नहीं है या इस साइड वैल्यूज़ नहीं है. इस साइड भी देखो 4 पॉइंट्स आ रहे हैं और इस साइड 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज दोनों तरफ पॉइंट्स है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब रेसिडुअल्स जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं. अब इस वाले केस में अगर मैं देखूं, तो इस वाले केस में आप देखो क्या हो रहा है कि वैल्यूज इस तरफ ज़्यादा जा रही हैं. ठीक है, और इस तरफ जो है वैल्यूज़ कंपैरेटिवली कम है, और सेंटर में बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड नहीं है. ये तो लेफ्ट साइड हो गई, सेंटर तो ये हुआ, तो सेंटर में बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड नहीं है, और इस तरफ हम देख सकते हैं वैल्यूज़ ज़्यादा जा रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम ये नहीं कह सकते कि रेसिडुअल्स जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये ऐसा केस है जहाँ पर नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगेगा, ये नॉन लीनियरिटी को डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्क्यूनेस भी है. 100% जो है कि हम ये नहीं कह सकते कि रेसिडुअल्स जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इसमें लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है.
सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर नाउ. रेसिडुअल प्लॉट देखने के बाद चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हुई होंगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं. पूरे वेरिएंस का एनालिसिस कैसे किया जाए. तो सबसे पहले देखो क्या होता है, हम लोग रिग्रेशन मॉडल के थ्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज पुट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. बट हम साथ के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि हमारा प्रेडिक्शन, हमारा एस्टिमेशन कितना सही है और कितना गलत है. तो अब उसके लिए हम कुछ कंसेप्ट स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले है SST यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल. इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल y वैल्यूज होती हैं और जो y बार यानी कि y की मीन वैल्यूज होती हैं उनका डिफरेंस लेके, ठीक है, उनका स्क्वायर करके उसका समेशन करते हैं. इसको हम SSYY भी लिख सकते हैं, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन वैल्यू. ठीक है, ये क्या है, सिग्मा यानी कि सम है किसका, स्क्वायर का. ठीक है, स्क्वायर कर रहे हैं वैल्यूज का. और किन वैल्यूज का स्क्वायर कर रहे हो आप, डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन. y माइनस y बार मतलब डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन वैल्यूज. सो सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल क्या होता है, द सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स एंड मीन ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल. रिस्पॉन्स वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, सो अगर वेरिएंस का फॉर्मूला याद करो तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. यही तो होता है. तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हमको जो है टोटल वेरिएंस के बारे में बता रहा है, तभी इसका नाम सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल है. फिर जो है इसको अभी छोड़ दो, ये एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है सिग्मा y माइनस 1.8 का स्क्वायर. सेकेंड टर्म पे आइए, सम ऑफ स्क्वायर्स रिग्रेशन. तो रिग्रेशन लाइन क्या करती है, रिग्रेशन लाइन हमको प्रेडिक्शंस देती है, हमको एस्टिमेटेड वैल्यूज देती है, लेकिन वो एस्टिमेटेड वैल्यूज शायद 100% करेक्ट नहीं हो. ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन्स ने कितना एक्सप्लेन किया है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को कितना सही एस्टिमेट किया है, उसका पता इस फॉर्मूला से चलेगा. सो द सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस बिटवीन प्रेडिक्टेड डाटा पॉइंट्स एंड मीन ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल. y हैट मतलब जो वैल्यूज आपने एस्टिमेट करी डिपेंडेंट वेरिएबल की, और y बार मतलब जो मीन वैल्यूज हैं. तो सिग्मा y हैट माइनस y बार का होल स्क्वायर, ये कहलाता है सम ऑफ स्क्वायर्स रिग्रेशन. ये हमें एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बताता है, ये हमें ये बताता है कि रिग्रेशन लाइन कितना सही एस्टिमेट या सही प्रेडिक्शन दे पा रही है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का. इसके फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है SS स्क्वायर XY अपॉन SS XX. तो SS XX क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है, डेविएशंस टेकन फ्रॉम x वैल्यूज. और ये क्या होता है, SS सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, और उसका भी पूरी चीज का भी स्क्वायर करना होगा क्योंकि ऊपर जो है अलग से स्क्वायर लगा हुआ है, ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम x वैल्यूज एंड डेविएशंस टेकन फ्रॉम y वैल्यूज. देखो जैसे सिंपल सी बात है, SSYY लिखना है तो y माइनस y बार कर देंगे. अगर ये SSXX होता तो x माइनस x बार कर देते. अगर ये SSXY होता तो एक बार हम करते x माइनस x बार, एक बार लेते y माइनस y बार. इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगी. फिर है सम ऑफ स्क्वायर्स एरर. ठीक है, अब एरर क्या होता है, रेसिडुअल टर्म. रेसिडुअल टर्म हमने बहुत बार समझ लिया क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, उसका डिफरेंस लेके स्क्वायर करना है रेसिडुअल स्क्वायर का, और फिर उसका समेशन करना है. तो सम ऑफ स्क्वायर एरर कितना आना चाहिए, ये जो हमारा टोटल वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, या जो सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल है, इसमें से रिग्रेशन लाइन जो है काफी हद तक हमको जो है एक्चुअल में बता रही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में जो टोटल चेंज आया है उसमें से किस किस हद तक रिग्रेशन लाइन जो है वो वैल्यूज का एस्टिमेशन दे पा रही है. इस चीज को अगर आप माइनस कर दो टोटल वाले में से तो जो बचेगा वो एरर होता है. भाई सम ऑफ स्क्वायर टोटल, कि भाई टोटल वेरिएशन कितना आ रहा है y की वैल्यू में, ठीक है, उसमें से रिग्रेशन लाइन कितना एस्टिमेट कर पा रही है. सो टोटल वेरिएशन SST माइनस रिग्रेशन लाइन जितना एस्टिमेट कर पा रही है SSR. तो SST में से आप SSR माइनस कर दोगे, जो बचेगा तो वो क्या होगा, एरर होगा. सो सम ऑफ स्क्वायर्स एरर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, SST माइनस SSR. ठीक है, या फिर ये लिख लो SSYY माइनस SS स्क्वायर XY डिवाइडेड बाय SSXX. तो यही चीज लिखी है बस यहाँ पर. रिलेशनशिप इस तरीके का होता है, SST इज इक्वल टू SSR प्लस SSE. जो टोटल वेरिएशन या जो टोटल चेंज आया डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में, उसमें से रिग्रेशन लाइन कितना एक्सप्लेन कर पाई वेरिएशन, और एरर मतलब जितना डिफरेंस आया, जितना हमारी रिग्रेशन लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाई वेरिएशन.
अब इसी चीज को मैंने इस एग्जाम्पल से प्रूव किया है, कोई नया एग्जाम्पल नहीं है, वही जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हुए आ रहे थे वही वाला मैंने लिया है, बस उसमें एक चीज और कर दी है, वाई हैट और ये वेरिएंस की वैल्यूज तो निकाली हुई थी अपन ने रेसिडुअल की, वाई बार, ठीक है, वाई बार यानी कि मीन वैल्यू 1.8 आएगी, y का सम टोटल है 9 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1.8, सो 1.8 मीन वैल्यू है, सो y माइनस y बार का स्क्वायर लिया है, ठीक है, सो y में से मीन वैल्यूज ऑफ y माइनस करके उनका स्क्वायर लिया है, ये एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा SST है वो क्या है, सिग्मा y माइनस y बार का होल स्क्वायर यानी कि 6.8, वही 6.8 यहाँ रखा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन क्या है, y हैट माइनस y बार का स्क्वायर, तो ये y हैट की वैल्यूज हमारे पास थी यानी कि जो एस्टिमेटेड y वैल्यूज हमने निकाली थी क्वेश्चन में, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे अगेन किसकी, y बार की वैल्यूज, एक एक बार y हैट की वैल्यूज में यानी एस्टिमेटेड y वैल्यूज में से हम मीन वैल्यू ऑफ y माइनस करके उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो इस पूरे कॉलम का टोटल अपने पास आया ये 5.5749 और एरर टर्म का जो स्क्वायर आया था वो था 0.7595, ये पहले भी निकाल चुके हैं। अब आप खुद देख सकते हैं SST यानी कि 6.8 इज इक्वल टू SSR, ठीक है, यानी कि y हैट माइनस y बार, इसका स्क्वायर का सम टोटल दैट इज 5.5749 प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर, ठीक है, ये है 0.7595, आप इन दोनों को ऐड करके देखो ये 6.8 बनेगा। पॉइंट्स का फर्क हो सकता है, वो पॉइंट्स का फर्क इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो मैंने 3-3, 4-4 डिजिट तक डेसिमल के बाद नंबर्स लिए हैं, बट नंबर्स आगे जो है 6, 7, 8 भी है, 1 पॉइंट के बाद आगे 6, 7, 8 नंबर्स भी है, उतना नहीं लिया है, ठीक है, सो पॉइंट्स में कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेके चलना पड़ता है, इसीलिए पॉइंट्स का फर्क आ सकता है, अदरवाइज आप कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों का एडिशन 6.8 के बराबर ही बनेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशंस ऑब्वियसली मैंने तो कैलकुलेटर से करके ही यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस दे रखी हैं टू प्रूव ऑल दीज थ्योरम्स, बाकी आप चाहो तो खुद से भी ये कैलकुलेशंस जो मैंने टेबल में करी हुई है करके देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जैसा कि हमने कोरिलेशन में पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये बताता है कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। भाई डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, उसके रिस्पॉन्स में डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, तो आर स्क्वायर ये बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में जो चेंज आया है उसमें से कितना चेंज हमारी रिग्रेशन लाइन प्रेडिक्ट कर पाई है, कितना नहीं प्रेडिक्ट कर पाई है, सो ये सिर्फ ये बताता है कि कितना वो प्रेडिक्ट कर पाई है, तो ये हो गया SSR। अच्छा आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि SSR सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन भी होता है और कई जगह SSR का मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल भी होता है, R से ही रिग्रेशन, R से ही रेसिडुअल, सो रेसिडुअल जो है वो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है और रिग्रेशन लाइन जो बताती है वो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, तो यहाँ पर फिलहाल मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, जो हमने पीछे पढ़ा, हमने पीछे क्या पढ़ा था, SST इज इक्वल टू SSR यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन प्लस SSE दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर टर्म्स या रेसिडुअल्स, सो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन SSR यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, SST रिप्रेजेंट करता है टोटल वेरिएशन को SST, तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं। अब जो है पिछली वाली स्लाइड में ही मैंने आपको SSR का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, SS स्क्वायर XY डिवाइडेड बाय SSX, सिंपली वही लिखा है, और SST का फॉर्मूला क्या था, SSYY, तो ये उसी चीज को बस कॉपी करके यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर देखिए SSR अपॉन SST, अब इसी को जो है एग्जाम्पल से देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, कितना एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, तो वही सेम टेबल मैंने यहाँ पे कॉपी करी है, SSR की वैल्यू जो है अपनी ये रही 5.5749 डिवाइडेड बाय ये रहा अपना SST, ठीक है, दैट इज 6.8, y हैट माइनस y बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन, ये अपना SSR था, तो 5.5749 टोटल वेरिएशन y माइनस y बार के होल स्क्वायर का समेशन, सो डिवाइडेड बाय 6.8, ये आया 0.81, अभी क्रॉस चेक करके मैं इस चीज़ को प्रूफ भी कराऊंगी आपको, ठीक है, सो फिलहाल आर स्क्वायर की वैल्यू अपनी 0.81 आई है। अच्छा इसी फॉर्मूला को और कैसे लिख सकते हैं, देखो ये था SSR डिवाइडेड बाय SST, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू SSR डिवाइडेड बाय SST, अब ये है इक्वेशन, तो SSR की वैल्यू क्या हो सकती है, SSE को इधर ले आओ, सो SST माइनस SSE, सो ये हो सकता है SST माइनस SSE डिवाइडेड बाय
एस एस टी, ठीक है, इज इक्वल टू ये एस एस टी डिवाइडेड बाई एस एस टी कितना होगा 1 माइनस ये एस एस ई अपॉन एस एस टी, इस तरीके से लिख सकते हैं, वही चीज ये लिखी हुई है। सो आर स्क्वायर के फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं एस एस आर अपॉन एस एस टी, और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एस एस ई अपॉन एस एस टी। फिर आप चाहो तो पीछे वाली स्लाइड में जो फॉर्मूलाज बताए थे एस एस ई का और एस एस टी का, आप वो फॉर्मूलाज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो एस एस टी को आप एस एस वाई वाई भी लिख सकते हैं। सो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वेरियंस ऑफ फिटेड लाइन डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मीन। इसका क्या मतलब है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इसलिए लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस ऐसे सी मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ठीक है। तो फिटेड लाइन का वेरियंस, फिटेड लाइन मतलब रिग्रेशन लाइन, ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन का वेरियंस मतलब क्या हुआ, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर टर्म्स। तो एस एस ई को ही ऐसे लिख सकते हैं, वेरियंस ऑफ द फिटेड लाइन, ठीक है। हमारी जो फिटेड लाइन है, जो हमारी रिग्रेशन लाइन है, वो क्या प्रेडिक्ट करती है, वो क्या बताती है, फिटेड लाइन से जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी जो दूरी होती है वही रेसिडुअल होता है, ठीक है। तो फिटेड लाइन के वेरियंस का मतलब हुआ कि रेसिडुअल कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय वेरियंस मीन एवरेज वेरियंस, ठीक है, या एवरेज वैल्यूज ऑफ वेरियंस, यानी कि सम टोटल ऑफ सम टोटल एस एस टी, टोटल वेरिएशन। सो 1 माइनस वेरियंस ऑफ द फिटेड लाइन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, वेरिएशन के आगे मीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएशन का मीन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर टेकिंग टोटल वेरिएशन, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब क्रॉस चेक करते हैं, आखिरकार आर स्क्वायर क्या होता है। आर तो कोरिलेशन होता है, तो आर का स्क्वायर मतलब कोरिलेशन का स्क्वायर। इसी वाले क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यूज लेके अगर हम कोरिलेशन निकालते हैं तो वो 0.9 आ रहा है। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं एक ही स्क्रीन पे सब कुछ दिखा सकूं। एक्स और वाई की ये वैल्यूज दे रखी हैं, फॉर्मूला मैंने लगाया है एन, आर की वैल्यू, कोरिलेशन की वैल्यू निकालने के लिए एन इंटू सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, दैट इज 28 इंटू 9। अब सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल के नहीं दिखाई है, मेरे पास टेबल में इतनी जगह नहीं थी। कोरिलेशन निकालना बहुत बार सिखाया है, आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन यानी कि 5 इंटू, अब ये जो है कोरिलेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर, 23 क्या है, 23 है यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई इज 9, सो सिग्मा वाई का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 5 यानी कि जो n की वैल्यू है ये है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स यानी कि 28, इस पूरे का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे 0.9 के बराबर आएगा। अब जो है r का स्क्वायर करो, 0.9 का स्क्वायर करो तो कितना आया, 0.81 ही तो आएगा। इसका मतलब हमने ये ऊपर आर स्क्वायर के जितने भी वैल्यूज लिखी हैं, आर स्क्वायर के जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हैं वो सब सही है। एक्चुअल में भी हमारी कोरिलेशन की वैल्यू 0.9 आ रही है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.81 आएगा। मतलब ये सारे फॉर्मूलाज एस एस आर डिवाइडेड बाय एस एस टी या 1 माइनस एस एस ई अपॉन एस एस टी सही हैं। ये हमारा क्रॉस चेकिंग हो गई। अब ये आर स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये 0.81 की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि 80% ऑफ द वेरिएबल वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। मैक्सिमम चेंज कितना आता है वेरिएबल की वैल्यू में, 100%, उसमें से 81% एक्सप्लेन कर रही है रिग्रेशन लाइन, बाकी का अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, ठीक है। सो 80% ऑफ द वेरिएबिलिटी इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय x। x की वैल्यू चेंज हुई, उसके रिस्पॉन्स में y की वैल्यू में जितना भी चेंज आया उसमें से 81% वेरिएशन जो है वो हमारी रिग्रेशन लाइन प्रेडिक्ट कर पा रही है, एस्टिमेट कर पा रही है, या कह लीजिए कि बता पा रही है। बाकी का अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द स्टैंडर्ड एरर, जैसा कि हम लोगों ने कोरिलेशन में पढ़ा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज, ठीक है। अभी तक हम एक ही एग्जाम्पल के थ्रू करते रहते हैं, स्टैंडर्ड एरर में दूसरा केस लिया है मैंने। सो स्टैंडर्ड एरर क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ y अराउंड द रिग्रेशन लाइन। ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन मेजर करता है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मेजर कर रहा था कि कितना एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर मेजर कर रहा है कि एरर कितना है प्रेडिक्शन में, एस्टिमेशन में एरर कितना हुआ है, y की जो वैल्यूज एस्टिमेट करी गई हैं उसमें कितना गड़बड़ है, कितना प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे देख लीजिए सिग्मा, ठीक है, सिग्मा जो है वो वेरिएंस को, स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। सो
फॉर्मूला सिग्मा y माइनस y डैश या y हैट एक ही बात होती है, मतलब द एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y। तो ये क्या है, ये बेसिकली रेसिडुअल टर्म ही हुआ, y माइनस y हैट या y माइनस y डैश कह लो, ये रेसिडुअल टर्म हुआ, ऐसे y डैश भी लिख सकते हैं। रेसिडुअल टर्म्स, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली टेबल से मैं वैल्यू ले रही हूँ, y माइनस y हैट के स्क्वायर का समेशन, मतलब रेसिडुअल टर्म्स का स्क्वायर का समेशन है 2.791 डिवाइडेड बाय 5, इसका रूट, ये आया अपना स्टैंडर्ड एरर। एक तरीके से हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वही लगा हुआ है एक तरीके से, बस यहाँ पे डेविएशन अलग तरीके से निकाला गया है। यहाँ पर जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y के बीच में निकाला गया है। फिर याद करो स्टैंडर्ड एरर का अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोरिलेशन वाले में, रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये वही चीज़ आ गई, 1 माइनस पी स्क्वायर, ये पी नहीं है, ये रो है। याद करो कोरिलेशन के केस में, ठीक है, जो स्मॉल आर होता है वो सैंपल के कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर पॉपुलेशन का कोरिलेशन रिप्रेजेंट करना हो तो फिर रो, इस पी जैसे सिंबल, ये पी नहीं है, पी जैसा सिंबल है, इट्स अ ग्रीक लेटर, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ये 1 माइनस कोरिलेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, वही स्टैंडर्ड एरर वाली चीज आ गई जो कोरिलेशन में पड़ी थी, इनटू एस एस वाई वाई करेंगे। एस एस वाई वाई क्या होता है, एस एस वाई वाई मैंने आपको बताया था सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर, आसानी से समझने के लिए ऐसे लिख लो, y माइनस वाई बार का स्क्वायर। जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको एक्चुअली हम लोग म्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू लिखा गया है। एक तरीके से ये y माइनस मीन वैल्यू ऑफ y का स्क्वायर है। एस एस वाई वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। रिग्रेशन का जो स्टैंडर्ड एरर निकलता है उसमें ये फर्क है कि एस एस वाई वाई से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। फिर देखिए इस फॉर्मूला में अगर वैल्यूज पुट करें तो 1 माइनस ये कोरिलेशन का स्क्वायर है, ये x और y की वैल्यूज आपको दे रखी हैं। अब कोरिलेशन आप निकालना चाहो तो निकाल के देख सकते हो, वैल्यू आएगी 0.6268, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये एस एस वाई वाई जो है वो y माइनस वाई बार के स्क्वायर का समेशन है, वो भी आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, 4.597 आएगा डिवाइडेड बाय n, दैट इज 5। सॉल्व करोगे सेम आएगा 0.747। तो चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लो, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू सेम ही आ रही है। मैंने यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू निकाल के नहीं दिखाई है, बिकॉज कोरिलेशन की वैल्यू आप लोगों को निकालनी अब तक आसानी से आ जानी चाहिए है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो लिखा है ना, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट है, मतलब हम डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू एस्टीमेट कर रहे हैं उसमें कितना एरर आया है वो बता रहे हैं, क्योंकि रिग्रेशन में 2 तरीके के स्टैंडर्ड एरर होते हैं, एक तो हम ये पढ़ रहे हैं, एक आगे पढ़ेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये एस्टीमेट का स्टैंडर्ड एरर है। अच्छा, अब यही चीज़ अगर सैंपल की निकालनी हो, सैंपल का स्टैंडर्ड एरर निकालना हो, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा पूरा। फर्क क्या आएगा, फर्क आएगा डिवाइडेड बाय n था, यहाँ डिवाइडेड बाय n माइनस 2 होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डिवाइडेड बाय n माइनस 2 क्यों हो रहा है। वैसे तो हमने पढ़ा था कि सैंपल वाले केसेस में डिवाइडेड बाय n माइनस 1 होता है, यहाँ पर n माइनस 2 हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारी रिग्रेशन की जो इक्वेशन होती है वो इस प्रकार की होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर a और b दोनों कॉन्स्टेंट है, दोनों की वैल्यूज एस्टिमेट करनी पड़ती है, तभी आप जो है y की वैल्यू एस्टिमेट कर पाओगे। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 कम हुआ, n-1 वाले केस में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हुआ था, इसीलिए n-1 करते थे। ठीक है, जब हम वेरिएंस निकाल रहे थे, नॉर्मल वेरिएंस। यहां पर आप जो है रिग्रेशन एस्टिमेट्स निकाल रहे हैं, तो यहां पर इक्वेशन में a और b 2 चीजें कांस्टेंट होती हैं, इन दोनों की वैल्यू फिक्स्ड होनी चाहिए, तब आप x की अलग अलग वैल्यू रख के y की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहां पर a और b 2 चीजों की वैल्यू फिक्स्ड होती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 लेवल कम हो गई, इसीलिए डिवाइडेड बाय n-2 किया गया है। बाकी सब चीज़ें सेम है, फॉर्मूला सेम है, बस जो है हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल के स्टैंडर्ड एरर को, कोरिलेशन को रो की जगह स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाकी सब चीज़ें जो हैं सेम ही हैं। ठीक है, नीचे जो है डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 दैट इज 3 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 0.964 हो जाएगा। और आप चेक कर सकते हैं, जब हमने पॉपुलेशन का निकाला तो ये 0.747 आया, और जब हम सैंपल का निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड एरर तो 0.964 आया, मतलब स्टैंडर्ड एरर बढ़ गया। और n-2 से डिवाइड करने के पीछे हमारा लॉजिक भी यही होता है कि हम जो है स्टैंडर्ड एरर को इंक्रीज करना चाहते हैं इन केस ऑफ सैंपल।
इन सब चीज़ों के रीज़न वही है जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि क्यों हमने n-1 से डिवाइड किया था वेरिएंस के केस में। यहाँ पे भी सेम रीज़न से, बस n-2 से क्यों डिवाइड होगा ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। देखो ये चीज़ें जो हैं अब हम जो है रिग्रेशन के काफ़ी डीप में जा रहे हैं। सो इन चीज़ों से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस मुझे नहीं लगता इस लेवल पे है, बट कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको कम्प्लीटली पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए हैं। एंड द लास्ट थिंग दैट आई हैव टू मेक यू स्टडी इज कि स्टैंडर्ड एरर दो प्रकार का होता है रिग्रेशन में। एक तो एस्टिमेट का जो हमने निकाला, एक होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन स्लोप। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हम एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितनी गलती है, उसमें कितना एरर है, और n-2 से क्यों डिवाइड करेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक होता है कि जो रिग्रेशन स्लोप है उसका भी स्टैंडर्ड एरर निकाला जा सकता है। भाई रिग्रेशन स्लोप यानी कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं जिसकी वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं by(x), उसकी जो वैल्यूज हम निकालते हैं वो भी एस्टिमेटेड होती हैं, उसमें भी एरर हो सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा रूट y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका समेशन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये पूरी चीज रूट में, और 1 डिवाइडेड बाय रूट n-2। अगर आप सैंपल का निकाल रहे हो तो रूट n-2 से डिवाइड हो जाएगा, और यही अगर आप पॉपुलेशन का निकालते हो, ठीक है, तो क्या होएगा देखो, सिग्मा y माइनस वाई हैट इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, पॉपुलेशन के केस में तो केवल डिवाइडेड बाय n होगा, तो उस चीज को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। लेकिन ये हम तब लिख सकते हैं जब हम स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर ले रहे हैं। इसको मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। अगर हम स्टैंडर्ड एरर का स्क्वायर लें और हम पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा y माइनस वाई हैट इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होगा। सैंपल के केस में n-2 आएगा, पॉपुलेशन के केस में तो केवल डिवाइडेड बाय n होगा। तो इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और क्योंकि इस पूरे स्टैंडर्ड एरर का हम यहाँ पे स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये जो पूरा यहाँ पे रूट था ये हट जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये चीज जो है यहाँ पर लिखी गई है इस तरीके से। यहाँ पर इसके नीचे से भी रूट हट जाएगा, इसके नीचे से भी रूट, इसके ऊपर से भी रूट हट जाएगा, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा, ये जो है बीटा है, बीटा कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग ऐसे लिखते हैं by(x), ऐसे बीटा भी लिखा जा सकता है। सो स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट का भी हो सकता है, स्टैंडर्ड एरर रिग्रेशन स्लोप या कह लीजिए बीटा कोएफिशिएंट या कह लीजिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट का भी हो सकता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन प्रोवाइड्स द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द टिपिकल डिस्टेंस दैट द डाटा पॉइंट्स फॉल फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। बेसिकली जो हमारा स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट का है, ठीक है, वो हमें एब्सोल्यूट मेजर देता है कि भाई रेसिडुअल वैल्यूज जो हैं वो कितनी है, उनका स्क्वायर कितना है, और उसकी जो यूनिट्स होती हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल वाली यूनिट्स लगाई जाती हैं। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन प्रोवाइड्स द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द टिपिकल डिस्टेंस दैट द डाटा पॉइंट्स फॉल फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन से एक्चुअल वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा वो रेसिडुअल होगा, ठीक है, और रेसिडुअल के स्क्वायर्स को ही लेके हम जो है स्टैंडर्ड एरर को एस्टिमेट करते हैं, पता लगाते हैं उसका, और इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल वाली ही होती हैं। स्टैंडर्ड एरर जो रिग्रेशन स्लोप का होता है वो हमें अनसर्टेनिटी बताता है इन द एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन स्लोप। ये एरर जितना छोटा होगा उतनी ही कम वेरिएबिलिटी होगी कोएफिशिएंट को एस्टिमेट करने में। सो बेसिकली स्टैंडर्ड एरर जितना कम होगा उतना सही हम जो है एस्टिमेट निकाल पा रहे हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। तो स्टैंडर्ड एरर चाहे एस्टिमेट का हो चाहे रिग्रेशन स्लोप का हो, जितना कम हो उतना अच्छा, उतना बेहतर माना जाता है। थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा लेवल हाई है, एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एंड रिग्रेशन इज़ ऑलमोस्ट ओवर। थैंक यू।